नमस्कार, बनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज का शो खास तौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए जिनको मिलती है मंथली सैलरी और सैलरी के साथ मिलते हैं आपको कई बेनिफिट्स और काफी अलाउंसेस भी। अब इन अलाउंस और बेनिफिट्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा आप कैसे उठा सकते हैं, साथ ही एक पर्टिकुलर कार्यकाल की सर्विस के बाद जो आपको पीएफ या ग्रेच्युटी जैसी सुविधा मिलती है उस पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं, ये आज हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ आज है टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग। सुनील जी का स्वागत करते हैं शो में। और आज के शो में क्या खास है, शुरुआत इसी से करते हैं। आज हम शो में खास तौर पर समझेंगे सैलरी में कहां लगता है टैक्स और कहां पर नहीं, एनपीएस निवेश से कैसे बचाएं टैक्स, एचआरए और हाउसिंग लोन पर टैक्स छूट दोनों लेना क्या संभव है, साथ ही क्या है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। सुनील जी, तो सबसे पहले यही दुविधा और यही सोच में हर कोई नौकरी पेशा पड़ता है, सैलरी आई और अब टैक्स बचाएं कैसे। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि जो हमारे मंथली सैलरी के कुछ अलाउंसेस होते हैं या हमें जो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, कहां कहां से हम आमतौर पर टैक्स बचा सकते हैं। देखिए स्वाति, जो सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं जिनको हम वेतन भोगी कर्मचारी कहते हैं, उनकी हमेशा एक शिकायत होती है कि हमारे पास टैक्स प्लानिंग के लिए कोई टूल ही नहीं दिया सरकार ने। बिजनेसमैन तो अपनी टैक्स प्लानिंग कर लेता है, उसके बाद तो बड़े बड़े कंसल्टेंट होते हैं, लेकिन सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए कोई टूल नहीं है। पर यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे प्रोविजंस दिए हैं जहां पर अगर आप उनको इंटेलिजेंटली अगर आप उनको इस्तेमाल करें और अपने एम्प्लॉयर के साथ बैठ के अपना सैलरी स्ट्रक्चर बनवाएं तो आपको काफी छूट मिल सकती है। और सबसे बड़ी छूट सरकार ने जो दी थी वो स्टैंडर्ड डिडक्शन की वापसी थी। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला करती थी, बीच में सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन 3 साल पहले फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर आए और अब 50,000 रुपए की ब्लेंटेड आपको छूट मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में। जहां तक सवाल है मंथली अलाउंस का, जब स्वाति स्टैंडर्ड डिडक्शन को वापस लेकर आए थे तो उसमें सरकार ने एक चतुराई की थी। आपको जो मेडिकल का पैसा मिलता था 15,000 रुपए और जो आपको कन्वेंस अलाउंस मिलता था ऑफिस का आने जाने का 19,200 रुपए, उसको सरकार ने वापस दे लिया था। यानी एक हाथ से 50,000 रुपए दिया, जब तो 40,000 ही दिया था, और 34,000 रुपए वापस दे लिया। लेकिन इसके अलावा भी स्वाति बहुत सारी छूटें ऐसी हैं जो कि वेतनभोगी कर्मचारी या सैलरीड एम्प्लॉइज क्लेम कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी छूट मिलती है हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए। अगर आपके सैलरी स्ट्रक्चर में एचआरए है, आप छूट क्लेम कर सकते हैं। ऐसे रिटायरमेंट बेनिफिट, एलटीए, ग्रेच्युटी, इस पर भी आप छूट क्लेम कर सकते हैं। हम उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो टैक्स कहां कहां पर आप बचा सकते हैं, आपके पास बहुत तरीके हैं। जैसा स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये बेसिकली स्टैंडर्ड छूट है अक्रॉस द बोर्ड हर एम्प्लॉय के लिए। एचआरए, कन्वेंस अलाउंस आपको मिलता है, लीव ट्रैवल अलाउंस है, मेडिक्लेम है, एंटरटेनमेंट रीइंबर्समेंट है, टेलीफोन और ब्रॉडबैंड भी, बुक्स एंड पीरियोडिकल जैसे कुछ जो छूट है वो आपको कंपनी के हिसाब से मिलते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपने ये सब क्लियर कर दिया कि हाँ 50,000 तक आप एक स्टैंडर्ड छूट ले सकते हैं। एक और एचआरए का आपने जिक्र किया। एचआरए में थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसी शायद उन लोगों के लिए है सुनील जी जो कि मेट्रो शहर में रहते हैं और नॉन मेट्रो शहर में रहते हैं। शायद इन दोनों के लिए जो एचआरए क्लेम करने का परसेंटेज है वो अलग है, क्या मैं सही हूं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो मेट्रो शहर में रहते हैं स्वाति, उनको एचआरए के नियम ये कहते हैं कि आप अपनी 50% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए, अगर आपका सैलरी का पार्ट है, आप वहां तक छूट क्लेम कर सकते हैं। बहुत बड़ी छूट है, बहुत बड़ी छूट दी है सरकार ने। और नॉन मेट्रो शहरों में ये है 40%, 40% तक आप छूट ले सकते हैं, बशर्ते आप वास्तव में ही रेंट के मकान में रहते हो, आप वहां पर रेंट पे करते हो, तो आपको छूट मिलेगी, अदरवाइज आपको छूट नहीं मिलेगी। साथ ही बहुत सारे एम्प्लॉइज एक गलती करते हैं, वो जैसे मान लीजिए अपने ब्रदर्स के पास, अपने फादर के मकान में या अपनी मदर के साथ रहते हैं, वो एचआरए क्लेम तो कर लेते हैं लेकिन वो वास्तव में रेंट पे नहीं करते। अब आपको एक ध्यान रखना है कि अगर आप अपने फादर के साथ उनके मकान में रहते हैं तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। वो मकान, वो हाउस आपके फादर के नाम से होना चाहिए।
अगर मदर को आप दे रहे हैं तो मदर के नाम से होना चाहिए, खाली पैन नंबर देने से आपका काम नहीं चलेगा। और दूसरा, आप उनको रेंट भी पे कीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आप रसीद तो दे देते हैं और वो रसीद, वो इनकम आप, क्योंकि रेंट आपने पे किया, अपने फादर को दिखाया है आपने या ब्रदर को दिखाया है, तो आप अगर उनकी इनकम में उस रेंटल इनकम को नहीं दिखा रहे हैं स्वाति, तो ये भी बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। क्योंकि अगर आपने अपने फादर की इनकम में रेंट नहीं दिखाया तो इसका मतलब आपने टैक्स का इवेजन कर लिया। और एक गलती करते हैं लोग, वो करते हैं, मान लीजिए आपके वाइफ के नाम से फ्लैट है या वाइस वर्सा, हस्बैंड के नाम से फ्लैट है और वाइफ क्लेम कर रही है, वो भी लोग एचआरए क्लेम छूट करने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। ओके, एक और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल सुनील जी, वो एचआरए से ही जुड़ा हुआ है, ये है कि कई लोग ये पूछते हैं क्या हम एचआरए और हाउसिंग लोन के ब्याज पर जो छूट मिलती है वो एक साथ ले सकते हैं कि नहीं। अब इसमें मैं चाहूंगी कि आप दोनों ही सिनारियो बताएं कि ऐसे कौन सी स्थिति हो सकती है जिसमें हाउसिंग लोन और एचआरए बेनिफिट दोनों ही एक कर्मचारी ले सकता है, और कब लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं। देखिए स्वाति, हाउस रेंट अलाउंस का मतलब क्या है कि आपने मकान किराए पे लिया, उसका अलाउंस आपके एम्प्लॉयर ने दिया आपको। अगर आपका फ्लैट, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, आप नोएडा में रहते हैं और आपका फ्लैट वहां पर है और आप अपने फ्लैट में ना रह के आप दिखाते हैं मैं वहीं पर दूसरी जगह रहता हूँ, तो वो सिचुएशन ऐसी होगी कि वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हाँ, आप मान लीजिए अपने एम्प्लॉयर के कारण, अपने एम्प्लॉयमेंट के कारण आप मान लीजिए बंबई में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं और आपका फ्लैट नोएडा में है, आप वो छूट क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ वास्तव में आप रेंट दे रहे हैं, बंबई में रह रहे हैं या बेंगलुरु में रह रहे हैं, और आपका जो हाउसिंग लोन है, जो आपका जो फ्लैट है, अगर आपने उस पर लोन ले रखा है, तो आप लोन की छूट, जो इंटरेस्ट की छूट मिलती है 2 लाख रुपए की, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सेम शहर में, अगर आप वही शहर में रहकर आप ये क्लेम करते हैं, तो उस पर डिस्प्यूट है, उस पर डिबेट है, उसका डिसअलाउंस भी हो जाता है। हाँ, अगर आपका बहुत वैलिड रीजन है, मान लीजिए आपकी नाइट शिफ्ट है, आपका मकान 30 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, आप महिला हैं, आप नहीं जा सकती हैं, और आप अपने ऑफिस के बाद आपने मान लीजिए एक मकान ले रखा है, वास्तव में ऐसा आप कर रहे हैं, तो आप छूट जब भी क्लेम कर सकते हैं। सुनील जी, मैं यही समझना चाह रही थी कि जैसे मैं दिल्ली एनसीआर का एक एग्जाम्पल आपसे लूं, क्योंकि कई लोग दिल्ली से नोएडा, नोएडा से गुड़गांव, गुड़गांव से फरीदाबाद, फरीदाबाद से दिल्ली ट्रैवल करते हैं अपने काम के लिए। अब मानिए अगर ऑफिस नोएडा में है और दिल्ली में अपना घर है, तो इतना लंबा ट्रैवल करने के बजाय कोई चाहेगा कि हम नोएडा में ही रहें, वो किराए के मकान में रहना पड़ेगा। तो यहां पर भी एचआरए और हाउसिंग लोन पर ब्याज आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शहर तो बिल्कुल ले लगभग सकते अलग हैं। अलग ही है। दिल्ली एनसीआर कहा जरूर जाता है, लेकिन हाँ, इसमें क्या नियम है। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप अपने एम्प्लॉयमेंट के कारण अपने मकान में नहीं रह पा रहे हैं, जहां आपका मकान है, जिस जगह आपका मकान है, और आप अपने एम्प्लॉयमेंट की मजबूरी के कारण दूसरी जगह रह रहे हैं और आप वास्तव में रेंट पे कर रहे हैं, देखिए आज आपको ये बात सिद्ध करनी पड़ेगी कि मैं इस मकान में रह रहा हूं। और आप ध्यान रखिए, आपके मोबाइल में लोकेशन एप्लीकेशन है, एक मिनट में पता चल जाता है कि आप वास्तव में कहाँ रह रहे हैं। अगर आप अपना एड्रेस कुछ और दिखाते हैं, रहते कहीं और है, तो अब वो चतुराई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चलती नहीं है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट का आप रह रहे हैं, जेन्युइन केस है, तो आप क्लेम कर सकते हैं बिल्कुल, उसमें कोई भी डीबार नहीं है, कोई भी उसमें कठिनाई नहीं है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया, हाउसिंग लोन और एचआरए आपस में उनका क्या कनेक्शन है, कब आप ले सकते हैं दोनों ही बेनिफिट्स, कब नहीं ले सकते हैं, ये आपने सुनील जी अच्छे से क्लियर कर लिया। अब एक और सैलरी के कंपोनेंट पर आते हैं, एलटीए, जिसको लीव इनकैशमेंट कहा जाता है। ये एक अलाउंस है जो आपके घूमने फिरने पर लगता है। कैसे घूमने फिरने पर लगता है? फिलहाल तो हमने देखा 2 साल से कोविड में तो लॉकडाउन लग गया, रिस्ट्रिक्शंस थी, तो कोई कर नहीं पाया इसको क्लेम। हालांकि कोविड के टाइम पे सरकार ने इसमें रियायत जरूर दी थी कि उतने ही अमाउंट या 3 गुना अमाउंट पे आप कुछ खरीद सकते हैं, और जीएसटी, एक पर्टिकुलर जीएसटी के दायरे में वो आना चाहिए और आप वो क्लेम कर सकते हैं। पर ये लीव इनकैशमेंट अलाउंस पर टैक्स का नियम क्या कहता है? देखिए स्वाति, लीव एनकैशमेंट और लीव एलटीए ये अलग अलग चीजें हैं दोनों। एलटीए में क्या है कि जब आप कहीं घूमने जाते हैं, आपको अपने एम्प्लॉयर ने कहा कि आप ट्रेवल कर सकते हैं, अपने नेटिव प्लेस पे जा सकते हैं, आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, तो उसके नियम सरकार ने दे रखे हैं, और सेक्शन है 10 सब सेक्शन 5, 10 क्लॉज 5 में दे रखे हैं आज के नियम। आप अपने अपने परिवार के साथ
आप बाकायदा घूमने जा सकते हैं, और एम्प्लॉयर अगर वो घूमने के पैसे आपको देता है तो आपको उसमें छूट मिलती है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसमें केवल जो छूट मिलती है वो आपके किराए की छूट मिलती है। यानी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एयर से तो एयर टिकट की मिलेगी, आप जर्नी रेल से कर रहे हैं तो रेल की मिलेगी, आप टैक्सी से कर रहे हैं तो टैक्सी की मिलेगी। आपको इसमें होटल एक्सपेंडिचर नहीं मिलते हैं, बाकी खर्चे नहीं मिलते हैं। एक विशेष छूट, और इसमें इसमें नियम एक और भी है, 4 साल के ब्लॉक में आप 2 बार कहीं भी जा सकते हैं, और जो ब्लॉक था पिछला वो 2018 से 2021 का था। तो इसका मतलब है कि 2021 के बाद में नया ब्लॉक शुरू हो गया 2024 तक। अब उस 4 साल के पीरियड में आप 2 बार कभी भी एलटीए क्लेम कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक सिचुएशन आ गई थी जिसका आपने जिक्र किया, कोविड का, क्योंकि 2020 में 2021 का ब्लॉक खत्म होने वाला था, तो सरकार ने कहा था कि अगर आप घूमने ना जाएं, क्योंकि जब आप एलटीए क्लेम करते हैं तो आपको टिकट अपने एम्प्लॉयर को पेश करनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है कि मैं वास्तव में घूमने गया था परिवार के साथ में। उसमें कहा था कि आप ना घूमने जाइए, आपके एम्प्लॉयर ने आपको पैसा दे दिया है, लेकिन हम आपको छूट दे देंगे बिना घूमे हुए, लेकिन आपको उसके बदले ऐसा कोई कंज्यूमर आइटम खरीदना पड़ेगा जिस पर जीएसटी की दर कम से कम 12% है। आप कंप्यूटर ले लीजिए, आप टीवी ले लीजिए, आप कोई अपना होम अप्लायंसेस ले लीजिए। और कंडीशन दूसरी ये थी कि 1 लाख के बदले अगर आपको 1 लाख रुपए एलटीए मिला तो 3 लाख रुपए की पर्ची आपको करनी पड़ेगी। लोगों ने उसका बेनिफिट उठाया। पर एक सवाल जो लोग बार-बार हमसे पूछते हैं कि क्या वो स्कीम 1 अप्रैल 2021 के बाद लागू है? आंसर इज नो। 2021 में वो स्कीम लागू नहीं है। अब आप पुरानी स्कीम में आ जाइए, जब भी आप घूमने जाएंगे, आपके एम्प्लॉयर ने पैसे दिए, आप छूट क्लेम कर लीजिए। तो आप बेसिकली जो ट्रैवल अलाउंस है उसके नियम पर क्लैरिफाई कर रहे थे। थोड़ा कंफ्यूजन जरूर हुआ था कि हम लीव इंकैशमेंट की बात कर रहे हैं, ट्रैवल अलाउंस पर जो नियम है, और इसमें ट्रैवल अलाउंस पर जो रूल है ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही घूमने पर है। कई लोग तो विदेश भी ट्रैवल करते हैं, वो रीइंबर्स नहीं करा सकते हैं, उसको क्लेम नहीं किया जा सकता है। जी, इंडिया में आप कहीं भी जाइए। ओके। तो इंडिया में बस, रेल, हवाई जहाज से घरेलू यात्रा पर आपको टिकट डेफिनेटली अपने एम्प्लॉयर को दिखाना है और आप ट्रैवल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। लीव इंकैशमेंट बेसिकली सुनील जी हुआ कि जो आपकी लीव्स बच जाती हैं, हम जैसे पीएल लेते हैं और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पीएल इकट्ठा एक्चुअली उसके बाद आप कर ही नहीं सकते, आपको उतनी एग्जॉस्ट करनी पड़ती है तो लेनी पड़ती है। तो इसमें नियम एग्जैक्टली क्या कहता है लीव इंकैशमेंट पर? क्योंकि पता चले किसी ने पूरे अपने ऑफिस के कार्यकाल में छुट्टी ही नहीं ली और उनके बहुत सारी छुट्टियां इकट्ठा हो गई, और रिटायरमेंट पर बेसिकली कितने तक की लीव पर आप लीव इंकैशमेंट आप कर सकते हैं और उसमें टैक्स छूट मिलती है? साथ ही इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, लीव एनकैशमेंट का बेनिफिट आपको केवल रिटायरमेंट के टाइम ही मिलेगा। अगर आपने बीच में लीव को एनकैश कर लिया, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया, मान लीजिए आपको एम्प्लॉयर आपको साल में पूरे वर्ष में 50 लीव देता है और आपने मान लीजिए 25 एग्जॉस्ट कर ली, बाकी आपकी 25 बच गई, वो 25 का क्रेडिट आपको मिल जाता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब आपको लीव एनकैशमेंट का पैसा मिलता है स्वाति, तो 3 लाख रुपए तक की सरकार छूट दे देती है कि 3 लाख रुपए तक की एनकैशमेंट अगर आपको मिली, आपने सर्विस की, उस पर कोई टैक्स हम चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपने ड्यूरिंग द सर्विस उस लीव को एनकैश करवा लिया तो उस पर पूरा टैक्स आपको देना है। ये रिटायरमेंट बेनिफिट है, ड्यूरिंग द सर्विस वाला बेनिफिट नहीं है। आय पर टैक्स बचत के उपाय समझ रहे हैं हम टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग से। सुनील जी, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको पिछले कई सालों की सैलरी का एरियर मिलता है। अब जब इकट्ठा एकमुश्त इतना पैसा मिला तो टैक्स कटना क्या लाजमी है? देखिए स्वाति, बहुत सारे लोगों को जब टैक्स एरियर मिलता है तो काफी बड़ा अमाउंट मिलता है। अब दिक्कत ये आती है कि क्योंकि हमारे यहाँ स्लैब सिस्टम है, 5%, 10%, 20%, 10% नहीं है, 5, 20 और 30% का। तो जब आपको एक साथ अमाउंट मिलेगा तो आप वो स्लैब आपका बढ़ जाएगा 30%। तो सब लोग ये कहते थे, विशेषकर जो कर्मचारी थे, कि सर देखिए हमारी ये इनकम पिछले सालों की है और अब हमसे आप एक मुश्त टैक्स ले रहे हैं। इनकम तो पिछले साल में कमाई थी हमने, एरियर मिला है हमको। तो सरकार ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया। और रिलीफ क्या दिया? धारा है 89 उसमें कहा है कि आप अपने हर साल की जिस साल का आपका एरियर मिला, आप अपनी ओरिजिनल कंप्यूटेशन कर लीजिए, उसमें एरियर को जोड़ लीजिए, और उस साल में जो आपका टैक्स आया, जो डिफरेंस आया, उसी स्लैब रेट पे अगर उस साल में वो इनकम आपको मिल जाती
तो आप उसको तैयार कर लीजिए और वो टोटल करके हमको टैक्स दे दीजिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, विशेषकर जो एम्प्लॉइज करते हैं, क्योंकि उनको नियम का नहीं पता होता। स्वाति, एक फॉर्म नंबर 10E होता है, 10E फॉर एलिफेंट। वो 10E आपको अपने एम्प्लॉयर से लेना होता है। उसकी कैलकुलेशन आपका एम्प्लॉयर करेगा, उसको सर्टिफाई करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सैलरी की रिसीट उसी के पास में है। तब वो सर्टिफाई करेगा, उस फॉर्म को आपको अपलोड करना है, तभी आपको 89 का रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज आपको रिलीफ नहीं मिलता है। लोग एक गलती कर जाते हैं, फॉर्म 10E को फाइल नहीं करते हैं और इस रिलीफ से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए कृपया करके अगर आपको एरियर मिला है, अपनी पुरानी कैलकुलेशन कीजिए, उसको चेक कर लीजिए कि मेरे को सही किया है एम्प्लॉयर ने, नहीं किया। कई बार एम्प्लॉयर गलती कर देते हैं, अगर गलती की है तो आप उसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं, ये आपका राइट है, आपका अधिकार है, और उसके बाद उसको फाइल कीजिए, आपको रिलीफ मिल जाएगा। चलिए, ये तो क्लियर हो गया कि आखिरकार सैलरी एरियर या जो एरियर पिछले कई सालों का मिला है उस पर टैक्स कटौती कब होती है और कैसे आप उससे रिलीफ पा सकते हैं। अब प्रोविडेंट फंड पर आते हैं। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ये एक पूछे जाने वाला सवाल होता है कि पीएफ की रकम क्या मैं निकालूं कि नहीं निकालूं, मैंने नौकरी बदली है, कब निकालना सही है, कब निकालना नहीं सही है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पीएफ की रकम अगर निकाल ली तो कहीं टैक्स तो नहीं कट जाएगा। तो कब टैक्स कट सकता है पीएफ की रकम निकासी पर और कब नहीं कटता है, और टैक्स नियम कहता क्या है? देखिए स्वाति, ये जो दो स्कीम है, प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड है एम्प्लॉइज के लिए जो नौकरी पेशा लोग हैं, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड है जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। और दोनों के दोनों फंड्स जो है लॉक इन पीरियड के साथ में आते हैं, उनकी कंडीशन ही लॉक इन पीरियड के साथ में। आप एक तय म्याद के बाद में कुछ सम निकाल सकते हैं, अगर जो उसमें अलाउड है उस एक्ट में। लेकिन अगर आप पीएफ, जो विशेषकर नौकरी पेशा लोगों के लिए है, अगर आपकी 5 साल से कम आपकी कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट है, 5 साल से कम आपने काम किया है और आपने उस पैसे को निकाल लिया प्रोविडेंट फंड को, तो आपको पूरा टैक्स देना होता है अंडर द हेड सैलरी। इसलिए ध्यान रखना है, अगर आप नौकरी चेंज कर रहे हैं तो पीएफ अकाउंट को आप खत्म ना, बंद ना कीजिए, उस पैसे को ना निकालिए, उसको आप चेंज ओवर कर सकते हैं, उसको रोल ओवर कर सकते हैं। तो उसको आप रोल ओवर करवा दीजिए, उसी अकाउंट को मेंटेन कीजिए, तो टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज आपको टैक्स लगेगा। और स्वाति, एक जो सबसे बड़ा नियम में परिवर्तन है 2021 के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी लेके आई हैं, वो ये किया कि पहले पीएफ में आप कितना पैसा भी जमा करवा दीजिए अपनी सैलरी का, जनरली 10% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, 10% एम्प्लॉयर, 12% एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अब ये कैप लगा दिया है कि अगर आपने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करवाया, क्योंकि प्रोविडेंट फंड से निकालने वाली बात तो अलग है, उस पर तो ब्याज लगता है, टैक्स लगता नहीं है अगर 5 साल से पहले ना निकाला हो, लेकिन उस पर मिलने वाला ब्याज वो टैक्स से माफ हुआ करता था, उसमें टैक्स एग्जम्पशन हुआ करती थी। इस फाइनेंस एक्ट 21 में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया कि अगर आपने एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करवाया है पीएफ अकाउंट में, तो आपको 2.5 लाख से फालतू जितना भी जमा करवाया, मान लीजिए आपने पीएफ में 6 लाख रुपए जमा करवा दिया और आप 2.5 लाख रुपए कम कर लीजिए, 2.5 लाख पर जो ब्याज मिलेगा 8%, वो तो टैक्स से माफी है, लेकिन जो बाकी 3.5 लाख रुपए मिलेगा 8%, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, एक छूट दी है, अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है उसमें, तो 2.5 लाख की लिमिट बढ़कर 5 लाख रुपए हो जाएगी। एक सवाल और पूछते हैं लोग, क्या पीपीएफ पे ये नियम लागू है? तो पीपीएफ तो एम्प्लॉयज के लिए है नहीं, तो इसको नियम लागू नहीं होगा। और दूसरी बात, पीपीएफ में तो लॉक इन पीरियड इनबिल्ट होता है, वहां तो आप निकाल नहीं सकते हैं, वहां तो उस पीएफ नियम के हिसाब से निकाल सकते हैं, इसलिए उस नियम को ना तोड़ें। चलिए, तो पीएफ पर आपने सारे रूल क्लियर कर दिए। एक तो रकम निकासी के और जमा पर कब टैक्स लगेगा, और उसका नया नियम 2021-22 से जो लागू हुआ है वो क्या कहता है। अब जो पेंशनधारी हैं, अब रिटायरमेंट के बाद जो मासिक पेंशन मिलती है, उस पर टैक्स का नियम क्या है? देखिए स्वाति, 2 बातें आप समझ लीजिए कि पहली बात तो जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको पेंशन मिलती है, अपने एम्प्लॉयर से मिलती है, या एम्प्लॉयर ने कोई प्लान ले रखा है, कहीं से एलआईसी का ले रखा है या कहीं और से ले रखा है, तो वो आपको पेंशन देता है। तो पेंशन जो होगी वो आपकी अंडर द हेड सैलरी ही टैक्सेबल होती है, पहली बात तो ये। और अगर आप जिसको पेंशन मिल रही है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्लेम कर सकता है उसके ऊपर। ये रिटायर्ड एम्प्लॉइज के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट सरकार ने दिया था कि हम पेंशन पर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, क्योंकि पेंशन पूरी टैक्सेबल है,
तो सरकार ने कम्यूटेशन के नियम दे दिए। और होता भी है, जब आप रिटायरमेंट की तरफ होते हैं तो बच्चों की शादी होती है, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं या कुछ और खर्चा होता है, तो सरकार ने कहा है कि अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड हैं, तो आप 1/3 पेंशन अपनी कम्यूट करवा लीजिए, यानी उसका एक एक मुश्त पैसा भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी पेंशन 60,000 रुपए है, तो आप 1/3 1/3 यानी 20,000 रुपए उसमें कम्यूट करवा लीजिए, 40,000 रुपए पेंशन ले लीजिए, और वो 20,000 रुपए कम्यूट होगी तो नेचुरल सी बात है आपको 8 10 12 लाख रुपए मिलेगा, उस पर सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी। अगर आप ग्रेच्युटी में कवर्ड नहीं है, तो आप 50% तक अपनी पेंशन को कम्यूट करवा सकते हैं, और उस पर भी सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं लेती है। ये सरकार ने एक नियम दे दिया। अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है, यानी भगवान ना करे एम्प्लॉय की डेथ हो गई और उसके बदले उसकी फैमिली को पेंशन मिल रही है, तो नियम में थोड़ा सा परिवर्तन है। ये भी लोग गलती करते हैं। ध्यान रखिए, अगर उसी आदमी को पेंशन नहीं मिल रही है, आपकी फैमिली को पेंशन मिल रही है, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। वो फैमिली पेंशन है, वो धारा 56 में जाके टैक्सेबल होती है। पर सरकार ने एक उसमें भी छूट दे दी कि ठीक है, हम आपको 50,000 तो छूट नहीं देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन की, लेकिन फैमिली पेंशन पर भी 15,000 रुपए की 15,000 रुपीज की छूट आप क्लेम कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको फैमिली पेंशन भी आ रही है, तो 15,000 रुपए की छूट के तो आप अधिकारी हैं। जी, क्योंकि आप ग्रेच्युटी एक्ट का जिक्र कर रहे थे, इसलिए ग्रेच्युटी पर टैक्स नियम समझना बेहद जरूरी है कि 5 साल की नौकरी के बाद ग्रेच्युटी बनती है। बीच में तो ये भी खबरें उड़ रही थी कि 5 साल से कम इसको किया जाए। तो फाइनल अब क्या है, ग्रेच्युटी पर टैक्स नियम क्या कहता है और कितने साल तक की नौकरी के बाद ही ग्रेच्युटी बनती है? देखिए स्वाति, हमारे यहाँ पे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है, ठीक है। कोई भी एम्प्लॉई जो 5 साल की कंटिन्यूअस नौकरी पूरी कर लेता है, उसको ग्रेच्युटी का हकदार हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। अब सवाल ये उठा कि आपको, क्योंकि आपने 20 25 30 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, या आपकी जो एम्प्लॉयमेंट की एज है वो 25 30 35 साल होती है आदमी की, तो उस पीरियड का आपको ग्रेच्युटी अमाउंट मिलता है। तो बड़ा अमाउंट मिलता है, हैवी अमाउंट मिलता है, तो उस पर सरकार ने छूट दी टैक्स में से। कभी जमाने में ये लिमिट 3 लाख हुआ करती थी। 2018 से पहले ये लिमिट 10 लाख, यानी 10 लाख रुपए तक की आपको अगर ग्रेच्युटी मिलती है, कोई टैक्स हम आपसे नहीं लेंगे। 29 मार्च 2018 को सरकार ने एक और तोहफा दिया एम्प्लॉइज को, उस लिमिट को बढ़ाकर 10 से 20 लाख रुपए कर दिया कि 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी अगर आपको मिलती है, टैक्स से माफी, उस पर कोई टैक्स नहीं, जीरो टैक्स आपको देना है। 20 लाख से फालतू, मान लो आपको 25 लाख रुपए मिला ग्रेच्युटी का, तो केवल 5 लाख पर टैक्स देना है, 20 लाख को आप अलग कर दीजिए। और जो सरकारी एम्प्लॉई है, जो गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है स्वाति, उनको कितना भी पैसा मिले ग्रेच्युटी का, कितना भी, वो पूरा का पूरा टैक्स से माफ है। तो इसलिए ग्रेच्युटी पे सरकार ने मेहरबानी कर रखी है, क्योंकि बड़ा हार्ड अर्न मनी होता है एम्प्लॉई का, इसलिए उसको टैक्स में भी छूट दे रखी है। ओके, और जो एनपीएस निवेश होता है उस पर जो टैक्स है वो कैसे बचत की जा सकती है? बहुत अच्छी स्कीम है एनपीएस, और मैं तो सलाह दूंगा अपने दर्शकों को कि आप एनपीएस को जरूर खोलिए। देखिए 2004 के बाद हमारे यहाँ पर पेंशन स्कीम्स नहीं है, अब कंपलसरी पेंशन, मैंडेटरी पेंशन के नियम नहीं है, तो सरकार पेंशन स्कीम लेके आई एनपीएस। और एनपीएस में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 10%, आप अप टू दी सैलरी अमाउंट आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और आपका एम्प्लॉयर भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, लोग हमेशा एक गलतफहमी में रहते हैं। दो कंपोनेंट होते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। मान लीजिए आपकी सैलरी है 2 लाख रुपए महीना, तो 20,000 रुपए कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर ने और 20,000 महीना कंट्रीब्यूट किया आपने। तो पहली छूट जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, यानी एम्प्लॉयर ने पूरे साल में 2,40,000 रुपए कंट्रीब्यूट किया होगा, वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है 10% तक, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपको मिला, जो आपने एम्प्लॉयज ने कंट्रीब्यूशन किया 2,40,000 रुपए का अपने अमाउंट का, उसको आप एटीसी के साथ मिलाकर आप टैक्स में छूट ले सकते हैं, क्योंकि एटीसी में 1.5 लाख की छूट है, जिसमें एलआईसी है, बच्चों की एजुकेशन फीस है, होम लोन की रीपेमेंट है। परंतु सरकार ने एनपीएस को प्रमोट करने के लिए एक छूट और दी थी, ये कहा था कि आप 50,000 रुपए की एडिशनल छूट एनपीएस में और ले सकते हैं, यानी आप एटीसी और एटीसीसी भी मिलाकर, एनपीएस और बाकी सब स्कीम मिलाकर 2 लाख रुपए की छूट क्लेम कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है, नियम है। और एक बड़ी अच्छी बात
सुनील जी, समय थोड़ा कम है, इसलिए बहुत ही क्विकली जो एक नया अपडेट मैं आपसे लेना चाहती हूँ वो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को लेकर है, जो कि आयकर पोर्टल पर नया फीचर एक आया है। लोगों में कंफ्यूजन है कि ये AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट क्या है, 26 AS से अलग कैसे है, थोड़ा संक्षिप्त में जवाब। स्वाति देखिए, अब सरकार ने 26 AS जो होता था उसमें हमारी टैक्स की डिडक्शन और कलेक्शन का होता था कि कहाँ आपका टैक्स काटा है और क्या आपका टैक्स कलेक्ट हुआ है। लेकिन AIS जो है वो बहुत ब्रॉडर फॉर्म है, उसमें आपका टैक्स की डिटेल भी है, आपकी इनकम की डिटेल भी है, आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डिटेल भी है, आपको कहाँ से डिविडेंड आया, कहाँ से ब्याज आया, आपने कोई फॉरेन करेंसी परचेज की है, ये सारी, आपने कोई म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन की है। तो आपको अब रिटर्न भरने से पहले अपने AIS को चेक कीजिए और देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन वहां पर है वो मैंने अपनी इनकम में दिखाई है या नहीं है। ये AIS बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए तैयार की है और आपको बताते हैं कि आपकी ये इनकम आपकी प्रोबेबल इनकम है, आप इसको चेक कीजिए और आप भूल मत जाना जब आपको उसकी रिटर्न में दिखाना उसको बहुत जरूरी है। जी, बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपने बहुत सारी सैलरी से जुड़े हुए जो छूट है उस पर आज चर्चा की हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका शो में शामिल होने के लिए। तो आज के शो में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।